नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। आज हम अनुवांशिकी का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अनुवांशिकी क्या होती है। तो देखो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी कहलाती है। तो देखिए, आनुवांशिकी की परिभाषा यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। आनुवांशिक लक्षण कौन से होते हैं भाई? देखिए, सबसे पहले वे लक्षण जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, ऐसे लक्षणों को हम क्या बोलते हैं भाई? आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। अब देखिए, आनुवांशिकी को क्या बोला जा सकता है? जेनेटिक्स। तो सबसे पहले देखो, जेनेटिक शब्द का उपयोग बेटसन ने किया। तो हम लिख सकते हैं बेटसन ने सन 1905 में जेनेटिक्स शब्द का उपयोग किया। अब देखिए, वंशागति। तो देखिए, जिस शाखा में हम वंशागति यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? वंशागति। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशागति कहा जाता है। अब देखिए, बात करते हैं हेरिडिटी शब्द। तो वंशागति का जो दूसरा नाम है वो क्या है भाई? हेरिडिटी। तो हेरिडिटी शब्द का उपयोग स्पेंसर ने किया। अब देखो, बात करते हैं मेंडलवाद। तो देखिए, वंशागति या हम बोल सकते हैं आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। और देखिए, मेंडल द्वारा वंशागति के लिए दिए गए नियम क्या कहलाते हैं भाई? मेंडलवाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेंडलवाद। अब देखिए, मेंडल के जीवन का परिचय। तो मेंडल है, ये ऑस्ट्रिया के था और ब्रून शहर का था भाई। और मेंडल का जो जन्म हुआ वो 22 जुलाई 1822 को हुआ था भाई। तो हम लिख सकते हैं मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त कर ली थी। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं जन्म। तो जन्म कब हुआ भाई? 22 जुलाई 1822 को। डिग्री इन्होंने कौन सी प्राप्त की? तो डिग्री इन्होंने प्राप्त की 1842 में दर्शन शास्त्री की। दर्शन शास्त्री, फिलोसोफर। अब देखिए, इन्होंने डिग्री प्राप्त की और चर्च के पादरी ये बन गए थे। तो चर्च के पादरी बने। वो कब बने भाई? 1843 में। और यहां का मतलब चर्च में। कहा भाई? चर्च में इन्होंने उद्यान मटर के वंशागति के लक्षणों का अध्ययन किया। तो कौन से मटर के लक्षणों का अध्ययन किया भाई? उद्यान मटर के लक्षणों का अध्ययन किया। अब देखिए, एक क्वेश्चन बहुतायत में पूछा जाता है
जिसे हम बोल सकते हैं उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम। तो उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम होता है भाई पायसम सेटाइवम। तो यहां मैं लिख सकता हूं, देखो उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम। तो उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? पायसम सेटाइवम। अब देखिए अगला पॉइंट, मेंडल की सफलता के कारण। तो मेंडल की सफलता के कारण क्या थे? तो देखो पहला कारण, एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। मेंडल ने क्या किया भाई? एक समय में एक लक्षण का ही क्या किया भाई? अध्ययन किया। दूसरी बात, अध्ययन से जो निष्कर्ष निकले उनका सांख्यिक विश्लेषण किया इन्होंने, विश्लेषण किया। और तीसरी बात, इनके सफलता का क्या कारण था? इन्होंने मटर के पादप को चुना, या हम लिख सकते हैं पादप का चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से किया भाई। ये है आपके क्या? मेंडल की सफलता के कारण। अब देखिए मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया? तो देखो इसके बारे में सबसे पहली बात तो मटर का पौधा एक वर्षीय पादप है। अब एक वर्षीय पादप होने से क्या हुआ भाई? तो कम समय में बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन कर सके। तो लिखेंगे इससे एक समय में या कम समय में बहुत सी पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सका। जैसे यदि मान लो मेंडल है, उन्होंने यदि मान लो कोई बहुत 50 वर्षीय पादप का यदि मान लो चयन कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य की आयु तो कम होती है, अब अधिक पीढ़ियों का अध्ययन नहीं हो पाता कम समय में। तो इसलिए इन्होंने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? क्योंकि ये कौन सा पादप था भाई? एक वर्षीय पादप था। दूसरी बात, मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होता है। अब द्विलिंगी पुष्प का मतलब क्या हो गया? जिसमें द्विलिंगी पुष्प का मतलब हो गया जिसमें स्त्री केसर भी हो और क्या हो भाई? पुंकेसर भी हो। इसके होने से क्या होगा भाई? आसानी से परागण की क्रिया हो जाती है। तो इसके होने से क्या हो सकता है भाई? आसानी से स्वपरागण व परपरागण हो जाता है। अब अगली बात देखो, मटर के पौधे में स्वपरागण क्रिया पाई जाती है, इसलिए इन्होंने क्या किया भाई? मटर के पौधे का चयन किया। दूसरी बात, विपुषण प्रक्रिया। तो देखो विपुषण प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें हम कृत्रिम रूप से क्या करवा सकते हैं भाई? परागण करवा सकते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोल सकते हैं भाई? विपुषण प्रक्रिया। तो लिखेंगे मटर के पौधे में कृत्रिम रूप से स्वपरागण व परपरागण करवाया जा सकता है।
और जो पांचवी बात क्या है, इन्होंने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, क्योंकि मटर के पौधे में 7 विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में कितने विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं भाई, 7। अब देखिए एक क्रिया में आपको समझाता हूं, देखो परागण क्या होता है या परागण की जो क्रिया होती है वो क्या होती है। देखो तो देखो मैं आपको बता दूं, परागण ये समझने के लिए हमें पहले पुष्प के स्थिति के बारे में समझना पड़ेगा। तो देखिए पुष्प का एक फूला हुआ भाग होता है और इस फूले हुए भाग में क्या होता है भाई, अंडाशय, और अंडाशय बाहर की ओर एक नली से जुड़ा रहता है जो चपटी होती है जिसे बोलते हैं वर्तिका। अब देखिए इसका कौन सा भाग भी होता है भाई, इसमें हमने द्विलिंगी पुष्प की बात की है। तो देखिए द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है भाई, पुकेसर भी होते हैं। ये है अपने पास में देखो पुकेसर। यदि आप किसी भी पुष्प को छूते हैं तो वह पीले रंग के पदार्थ आपके हाथ पर लग जाते हैं, तो उस पीले रंग के पदार्थों को बोलते हैं परागकण। परागकण। अब ये देखो यदि मान लो किसी पुष्प का जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर चला जाएगा और वर्तिकाग्र से कहां चला जाएगा भाई, अंडाशय। तो अंडाशय में क्या था भाई, अंडाणु, और परागकण आ गया पुकेसर से। तो इससे जो निषेचन क्रिया हुई और निषेचन क्रिया हुई, तो इस निषेचन क्रिया द्वारा हम क्या कर सकते, क्या प्राप्त हुआ भाई, बीज प्राप्त होता है, फूल वृद्धि करता है, फल प्राप्त होता है, बीज प्राप्त होता है। तो पुकेसर का वर्तिकाग्र पर गिरने की क्रिया को क्या बोलते हैं अपन, परागण। अब देखिए दूसरी बात, दूसरा शब्द आया स्वपरागण। तो स्वपरागण क्या होता है, देखो यदि किसी पुष्प का पुकेसर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या वर्तिका पर गिर जाए तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, स्वपरागण। अब एक होता है परपरागण। तो देखो परपरागण क्या होता है, जब किसी एक पुष्प का पुकेसर या परागकण वो है वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई, परपरागण। तो देखिए अब परागण किस किस के माध्यम से होता है, तो परागण हवा के माध्यम से भी हो सकता है, जल के माध्यम से भी हो सकता है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से भी परागण हो सकता है। अब देखिए मटर के पौधे में पाए जाने वाले, मटर के पादप में पाए जाने वाले विप्रियासी लक्षण। तो देखो एक लक्षण तो है भाई अपना, पहला लक्षण पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई, तो पादप की ऊंचाई यानी कि पादप क्या हो सकता है भाई, लंबा भी हो सकता है और पादप कैसा हो सकता है भाई, बौना भी हो सकता है। दोनों लक्षण पाए गए तो इनको नाम क्या दे दिया भाई, विप्रियासी लक्षण। अब देखिए दूसरा है आपके पास में पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति, तो देखिए पुष्प होता है वो कक्षीय भी हो सकता है और अग्रस्त भी हो सकता है। अब देखिए कक्षीय का मतलब जो बहुत सारी कक्षाओं में बटा हुआ, अग्रस्त का मतलब खुला। तो पुष्प क्या हो सकता है भाई, कक्षीय और अग्रस्त दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए परिपक्व फली की आकृति। तो देखिए परिपक्व जो फली है वो फूली हुई भी होती है और इसमें संकीर्ण भी होती है। कैसी होती है भाई, संकीर्ण। तो जो फूली हुई होगी उसमें मटर अच्छी तरीके से होंगे और जो संकीर्ण होगी वो अच्छी तरीके से नहीं होंगे उसमें मटर। अब देखो अपरिपक्व फली का रंग, अपरिपक्व फली का रंग। अब देखो जो अपरिपक्व फली है उसका रंग हरा भी हो सकता है और कैसा हो सकता है भाई, पीला भी हो सकता है। अब देखो पांचवा लक्षण है वो है पुष्प का रंग। कौन सा रंग भाई, पुष्प का रंग। तो इसमें दो प्रकार के रंगों के पुष्प पाए जाते हैं, एक तो सफेद, एक होता है बैंगनी। तो देखो पुष्प का
रंग। अब देखो छठवां विप्रियासी लक्षण है बीज की आकृति। तो बीज है वो भाई गोल भी होता है और इसमें कैसा होता है भाई झुर्रीदार भी होता है भाई। अब देखिए अगला सातवां जो विप्रियासी लक्षण है वो हो सकता है बीज का रंग। तो देखो मटर में बीज पीला भी हो सकता है और हरा भी होता है भाई। तो ये देखो 7 विप्रियासी लक्षण है। लगभग ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से मटर के पादप में पाए जाने वाला विप्रियासी लक्षण है। या क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि 2 विप्रियासी लक्षणों के उदाहरण बताइए। अब देखिए आनुवांशिक शब्दावलियों के बारे में और मेंडल के नियमों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो आनुवांशिक शब्दावली में है भाई जीन। तो देखो जीन क्या है होता है, जीन एक कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या लेकर जाता है, लक्षणों को लेकर जाता है। तो लिखेंगे जीन वह कारक है जो किसी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करता है या लेकर जाता है। क्या कहलाता है भाई, जीन कहलाता है। अब देखिए जीन शब्द को सबसे पहले नाम, जीन शब्द नाम सबसे पहले जॉनसन ने दिया था भाई। सर्वप्रथम किसने दिया भाई, जोहानसन ने दिया। जीन शब्द का नाम सबसे पहले किसने दिया भाई, जोहानसन ने दिया। अब दूसरा हो गया अपने पास में युग्म विकल्पी। कौन सा विकल्पी भाई, युग्म विकल्पी। तो देखिए युग्म का मतलब होता है जोड़ा और विकल्प का मतलब होता है एक या दो, जैसे दो विकल्प या ऑप्शन बोल सकते हैं। तो देखो किसी भी लक्षण को जो दर्शाया जाता है तो वो युग्म विकल्पी द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि किसी लक्षण के दो विप्रियासी लक्षण, दो विप्रियासी गुण हो सकते हैं, उन्हें क्या बोल सकते हैं अपन, युग्म विकल्पी। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दो विप्रियासी जीन होते हैं जिनको क्या बोल सकते हैं अपन, युग्म विकल्पी। तो हम लिख सकते हैं एक लक्षण को दो विप्रियासी जीन से दर्शाया जाता है। इन विप्रियासी जीन को या जीनों को क्या बोलते हैं भाई, युग्म विकल्पी कहते हैं। अब देखिए युग्म विकल्पी के रूप में ये देखो डबल टी बड़े से दर्शा दिया, ये कौन सा पन है भाई, लंबापन है। और स्मॉल टी से दर्शा दिया तो ये कौन सा पन है भाई, बोनापन है। अब देखो अगली परिभाषा है वो है भाई समयुग्मजी। समयुग्मजी, यदि किसी लक्षण को दर्शाने वाले एक ही प्रकार के जीन हो तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, समयुग्मजी। तो हम लिख सकते हैं किसी लक्षण को दर्शाने वाले जीन एक ही प्रकार के हो तो उन्हें समयुग्मजी कहते हैं। उदाहरण में देखो लंबापन, तो लंबापन कौन सा लंबा भाई, शुद्ध लंबा। तो शुद्ध लंबे को कैपिटल डबल टी से दर्शाते हैं, दो से दर्शा रहे हैं। अब देखो शुद्ध बोना, इसको भी हम किससे दर्शा रहे हैं भाई, स्मॉल डबल टी से दर्शा रहे हैं, दो है, दोनों समान है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, समयुग्मजी। अब देखो इसी का अपोजिट विषम युग्मजी। तो देखो विषम का मतलब हो गया अलग अलग, युग्मजी का मतलब क्या हो गया भाई, युग्मक। तो लिखेंगे विषम युग्मजी। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
किसी एक लक्षण के जीनों को दर्शाने वाले जीन यदि समयुग्मजी अर्थात समान नहीं होकर अलग अलग हो तो उसे क्या बोल सकते हैं अपन, विषम युग्मजी। तो लिखिए, देखिए क्या लिख सकते हैं अपन, किसी लक्षण को दर्शाने वाले, किसी लक्षण को दर्शाने वाले जीन भिन्न भिन्न हो तो उन्हें विषम युग्मजी का कहते हैं। तो देखिए आप विषम युग्मजी के बारे में तो हमने पढ़ा है अशुद्ध लंबा, और अशुद्ध लंबा क्या होता है भाई, जिसमें एक तो जो टी है वो कैपिटल है और एक टी है भाई क्या है भाई, स्मॉल है। तो ये कौन से हो गए भाई, विषम युग्मजी। अब देखो भाई बात करते हैं अपन किसकी, संकरण, एकल संकरण। तो देखिए यदि किसी एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए, एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाया जाए तो ऐसे संकरण को एकल संकरण कहते हैं। अब देखिए मेंडल का प्रभाविता का नियम। तो देखो मेंडल ने 3 नियम दिए थे भाई। तो सबसे पहले मेंडल का कौन सा नियम भाई, प्रभाविता का नियम। तो देखो क्या है मेंडल के प्रभाविता का नियम, मेंडल ने है वो शुद्ध लंबा जो लक्षण था, इस लक्षण को कैपिटल डबल टी से प्रदर्शित किया, और जो शुद्ध बोना जो लक्षण था, कौन सा लक्षण भाई, शुद्ध बोना, इसको स्मॉल डबल टी से क्या किया भाई, प्रदर्शित किया। और अब आप जानते हैं कि यदि कोई भी जो युग्मक होता है उसका होता है भाई अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि ये आधे आधे गुणसूत्र टूट जाते हैं, आधे आधे गुणसूत्र बदल जाते हैं। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अब होगा देखो स्वपरागण या परपरागण, दोनों भी हो सकता है भाई। तो देखिए स्वपरागण, जब देखो ये जो कैपिटल डबल टी है वो स्मॉल डबल टी से यदि अटैच हो जाता है तो देखिए भाई यहां से जो पौधा प्राप्त हुआ वो उसमें एक गुण तो है लंबेपन का, एक गुण है बोनेपन का। अब दूसरे में यदि मान लो ये इस कैपिटल सी से प्रदर्शित होता है तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो इसका हो जाएगा एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और इससे चलेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए ये जो पीडी है इसे तो बोलेंगे जनक पीडी, ठीक है, जिससे पहली पीडी प्राप्त होती है, यानी कि जो संकरण में भाग लेते हैं उन्हें कौन सी पीडी बोलते हैं भाई, जनक पीडी। और ये है भाई संतति पीडी, यानी कि संकरण से जो पीडी प्राप्त हुई उसे क्या बोल सकते हैं, संतति पीडी। तो देखो अब हम लिख सकते हैं इसकी थ्योरी, क्या लिख सकते हैं, मेंडल ने लंबेपन को कैपिटल डबल टी से तथा बोनेपन को कौन से डबल टी से भाई, स्मॉल डबल टी से प्रदर्शित किया। इनका अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद संकरण करवाया, तब संतति पीढ़ी के सभी पौधे
एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी कि अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। अब देखिए अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए, लेकिन सभी पौधे कैसे हैं भाई, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। अब देखिए सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, तो मेंडल के दिमाग में प्रश्न आया कि बोनापन कहां गया, या बोनापन लक्षण कहां गया। तब मेंडल ने बताया कि, या मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि, क्या निकाला मेंडल ने निष्कर्ष, मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो ये लंबापन है ये तो है प्रभावी लक्षण, और जो बोनापन होता है ये है भाई अप्रभावी लक्षण। तो लंबापन प्रभावी लक्षण, तो प्रभावी लक्षण की परिभाषा क्या होगी, तो वह लक्षण जो क्या करता है भाई, जो अपने आप को F1 पीडी में या अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित करता है, उसे तो क्या बोलते हैं अपन, प्रभावी लक्षण। और वह लक्षण जो अपने आप को कौन सी पीढ़ी में भाई, F1 पीढ़ी में या अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं भाई, अप्रभावी लक्षण। तो देखो मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि यहां लंबापन प्रभावी तथा बोनापन अप्रभावी लक्षण है। कौन सा लक्षण है भाई, अप्रभावी लक्षण है। अब हम देखो परिभाषा लिख सकते हैं भाई किसकी, भाई देखो सबसे पहली बात तो परिभाषा हमें लिखनी होगी किसकी की, जनक पीढ़ी की। तो वह पीढ़ी जो संकरण में भाग लेती है उसे क्या बोलते हैं अपन, जनक पीढ़ी। तो लिख सकते हैं भाई जनक पीढ़ी, तो वह पीढ़ी जो संकरण में भाग लेती है, कौन सी पीढ़ी कहलाती है भाई, जनक या पैतृक पीढ़ी कहलाती है। अब देखो कौन सी पीढ़ी भाई, संतति पीढ़ी। तो देखिए वह पीढ़ी जो संकरण के बाद प्राप्त होती है, कौन सी पीढ़ी कहलाती है भाई, संतति पीढ़ी कहलाती है। अब देखिए प्रभावी लक्षण, तो देखिए वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में या संतति पीढ़ी में प्रदर्शित करता है, या उसे क्या बोलते हैं, प्रदर्शित होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रभावी लक्षण। तो लिखेंगे वह लक्षण जो अपने आप को संतति पीढ़ी क्या करता है भाई, प्रदर्शित करता है। कौन सा लक्षण कहलाता है भाई, प्रभावी लक्षण कहलाता है। और अब अप्रभावी लक्षण, तो देखो वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में क्या नहीं करता भाई, प्रदर्शित नहीं करता। तो हम लिख सकते हैं वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में, या हम ऐसा लिख सकते हैं संतति पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं करता। कौन सा लक्षण कहलाता है भाई, अप्रभावी लक्षण कहलाता है।
देखो अब यहां लंबापन है, वो तो कौन सा है भाई, प्रभावी लक्षण है, और जो बौनापन है वो क्या है भाई, अप्रभावी लक्षण। तो हम यहां लिख सकते हैं, यहां लंबापन प्रभावी लक्षण तथा बौनापन अप्रभावी लक्षण है। यही भाई मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है। अब देखिए F1PD, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो देखो जब जनक पीढ़ी में एक बार संकरण करवाया जाए और उससे जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं भाई, F1PD। तो लिखेंगे जनक पीढ़ी में एक बार संकरण कराने से प्राप्त पीढ़ी F1PD कहलाती है। कौन सी पीढ़ी कहलाती है भाई, F1PD कहलाती है। अब देखिए मेंडल ने क्या किया भाई, मेंडल ने F1PD से F2PD निकाली भाई। तो देखो फिर कौन सा नियम दिया उन्होंने, तो देखो F1PD से F2PD ज्ञात की, और उस समय उन्होंने जो लक्षण दिया या नियम का जो नाम दिया, उस नियम का नाम है पृथक्करण का नियम। या इसका दूसरा नाम पड़ गया भाई युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो देखिए मेंडल ने F1PD का मतलब हो गया भाई अशुद्ध लंबे। कौन से लंबे भाई, अशुद्ध लंबे। और अशुद्ध लंबे को एक कैपिटल टी से और एक स्मॉल टी से। फिर दूसरी तरफ भी क्या होगा भाई, अशुद्ध लंबे, और इसमें भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और दोनों के मध्य क्या होता है भाई, अर्धसूत्री विभाजन। यानी कि गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और फिर क्या होगा भाई, परागण होगा। स्वयं परागण भी हो सकता है और कृत्रिम परागण विपुषण विधि द्वारा भी हम करवा सकते हैं। तो देखिए यहां से ये टी इससे अटैच हो जाएगा, तो यहां देखो कौन से लंबे पौधे प्राप्त हुए भाई, शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब देखिए यदि ये टी इससे अटैच नहीं होकर यहां होता तो हमें पौधे कौन से प्राप्त होते भाई, अशुद्ध लंबे। अब देखो ये टी है, ये इससे अटैच होता तो क्या हो जाता है भाई, वापस वही बात, अशुद्ध लंबे। और देखिए यहां यदि ये एक टी है ये इससे, तो दोनों ही युग्म जो विकल्पी होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, शुद्ध बोने। तो देखिए ये देखो जब F1PD से संकरण करवाया तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई भी, F2PD प्राप्त हुई। तो सबसे पहले तो ये देखो F2PD की परिभाषा, F2PD। तो देखिए हम लिख सकते हैं F1PD के पौधों के मध्य संकरण करवाने से प्राप्त पीढ़ी कौन सी पीढ़ी कहलाती है भाई, F2PD कहलाती है। अब दूसरी बात, मेंडल ने इसकी थ्योरी भाई, पृथक्करण के नियम की थ्योरी, तो मेंडल ने F1PD के पौधे, तो F1PD के पौधे कौन से थे भाई, अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे। और अशुद्ध लंबों को एक कैपिटल टी से और एक स्मॉल टी से प्रदर्शित किया था।
पौधों के मध्य क्या करवाया भाई, संकरण करवाया। तो पाया कि, अब देखो क्या पाया कि देखो यहां शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे और शुद्ध बोने 3 प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं। तो लिखेंगे यहां 3 प्रकार के पादप, कौन कौन से भाई, शुद्ध लंबे, फिर कौन से हो गए, अशुद्ध लंबे, और फिर कौन से हो गए भाई, शुद्ध बोने पौधे प्राप्त होते हैं, पौधे प्राप्त होते हैं। अब देखिए इन पौधों को यदि बाहर से देखें तो ये पौधे कैसे दिखेंगे भाई, लंबे दिखेंगे। तो इसको इन्होंने नाम दे दिया लक्षण पररूप। और देखो लेकिन इन पौधों के जीन क्या है भाई, अलग अलग है, तो इसको नाम दे दिया जीन पररूप। तो देखो मेंडल के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले तो एक तो किसकी परिभाषा भाई, लक्षण पररूप। कौन सी परिभाषा भाई, लक्षण प्ररूप। अब देखो पौधे की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्ररूप बोलते हैं। तो लिखेंगे किसी पौधे की बाह्य प्रतीति क्या कहलाती है भाई, लक्षण प्ररूप कहलाती है। बाहर से देखते हैं तो देखो शुद्ध लंबे और अशुद्ध लंबे, लंबे दिखाई देते हैं। तो लिख सकते हैं अपन शुद्ध लंबे व अशुद्ध लंबे कैसे दिखाई देंगे भाई, लंबे दिखाई देंगे। अब देखो इनसे जो प्राप्त अनुपात हुआ इसे बोलते हैं लक्षण पररूप अनुपात, लक्षण पररूप अनुपात। तो हम लिख सकते हैं बाहरी लक्षणों या लक्षणों की बाह्य प्रतीति के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन, लक्षण अनुपात, लक्षण पररूप अनुपात। तो लिखेंगे बाह्य प्रतीति के लक्षणों के अनुपात को लक्षण प्ररूप अनुपात कहते हैं। और देखो ये देखिए ये कितना प्राप्त हुआ भाई, तो लक्षण प्ररूप 2 थे, लंबे अनुपात बोने। तो देखो लंबे पौधे कितने हैं भाई, तो लंबे पौधे यहाँ है 1 2 और 3। तो लंबे पौधे तो प्राप्त हुए 3 और बोने पौधे प्राप्त हुआ कितना भाई, 1। तो इसे क्या बोल सकते हैं अपन कि लक्षण प्ररूप अनुपात कितना है, 3:1। अब देखिए जीन प्ररूप अनुपात। तो देखो जीन प्ररूप अनुपात, सबसे पहले देखो जीन प्ररूप देखिए, बाद में जीन प्ररूप अनुपात देखेंगे, आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जीन प्ररूप तो देखो यदि किसी पौधे के आंतरिक लक्षणों को देखे या जीनों को देखे या आंतरिक प्रतीति को देखे तो उसे क्या बोलते हैं अपन, जीन प्ररूप। तो लिखेंगे किसी पौधे की आंतरिक प्रतीति जीन प्ररूप कहलाती है। और देखिए जीन प्ररूप अनुपात, तो देखो किसी पौधे की आंतरिक प्रतीति का अनुपात, तो हम लिख सकते हैं किसी पौधे की आंतरिक प्रतीति का अनुपात क्या कहलाता है भाई, जीन प्ररूप अनुपात कहलाता है।
अब देखिए एक तो कौन सा था भाई, शुद्ध लंबा, यानी कि कैपिटल डबल टी अनुपात अशुद्ध लंबा, यानी कि हो गया एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी अनुपात शुद्ध बोना। तो देखो ये हो गया अपने पास में एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। देखो शुद्ध लंबे पौधे कितने प्राप्त हुए भाई, एक, और देखो अशुद्ध लंबे पौधे कितने प्राप्त हुए भाई, दो, और शुद्ध बोने प्राप्त कितने हुए भाई, एक। तो इसका देखो लक्षण प्ररूप अनुपात है वो क्या हो जाएगा भाई, 1:2:1। अब बात ऐसी है कि देखो मेंडल ने जब संतति सॉरी जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त की थी, जनक पीढ़ी से पहली पीढ़ी प्राप्त की थी F1, उस समय उन्होंने निष्कर्ष निकाला था प्रभाविता के नियम में कि उनके सामने एक क्वेश्चन आया कि बोना लक्षण है वो कहां गया। तो अब देखिए यहां देखो जब F1 से F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो देखो बोना लक्षण है वो वापस प्रकट हो गया। इसका मतलब इन्होंने बोला कि लक्षण है वो प्रत्येक तीसरी पीढ़ी में, यानी कि जो अप्रभावी लक्षण है वो प्रत्येक तीसरी पीढ़ी में क्या होते हैं भाई, प्रभावी हो जाते हैं। और दूसरी बात, अब देखो दोनों जो पौधे हैं वो अलग अलग प्राप्त हुए, लंबे और बोने, इसलिए इन्हें क्या बोला गया भाई, पृथक्करण का नियम। इस नियम को क्या बोला गया, पृथक्करण का नियम। तो देखो हम लिख सकते हैं यहां से निष्कर्ष क्या निकाला, निष्कर्ष ये निकला कि अप्रभावी लक्षण प्रत्येक तीसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी कौन सी हो गई भाई, पहले तो जनक पीढ़ी थी, फिर F1 पीढ़ी थी, F2 पीढ़ी, यानी कि तीसरी पीढ़ी में प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं। अब देखो अतः मेंडल ने इस नियम को पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का, युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया। तो ये कौन सा नियम था भाई, मेंडल का दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब देखिए संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है संकर पौधों का उनके पूर्वजों से, देखो नाम है संकर पूर्वज संकरण। तो देखो पता चल रहा है भाई, क्या पता चल रहा है, संकर का मतलब संकर पौधे, पूर्वज का मतलब उनके पूर्वज जनक पीढ़ी, और संकरण यदि जब संकर यानी कि जो F1 पीढ़ी या F2 पीढ़ी सॉरी F1 पीढ़ी के पौधों का जब संकरण जनक पीढ़ी से करवा दिया जाए तो इसे क्या बोलेंगे, संकर पूर्वज संकरण। तो हम लिख सकते हैं संतति पीढ़ी का संकरण जब जनक पीढ़ी के पौधों से करवा दिया जाए तब ऐसा संकरण कौन सा संकरण कहलाता है भाई, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, देखो जनक पीढ़ी, तो जनक पीढ़ी में कितने पादप थे भाई, एक तो था कौन सा भाई, शुद्ध लंबा, और एक कौन सा था भाई, शुद्ध बोना। कौन सा था, शुद्ध बोना। अब देखिए अब मैं आपको बता देता हूं F1 पीढ़ी, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, संतति पीढ़ी। क्या बोलते हैं, संतति पीढ़ी। इसमें पौधे कैसे प्राप्त हुए भाई, सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। कौन से पौधे प्राप्त हुए भाई, अशुद्ध लंबे। और इसको प्रदर्शित किससे किया था भाई, एक कैपिटल टी से, और एक किससे प्रदर्शित किया भाई, स्मॉल टी से। तो देखिए
एक तो हो जाएगा कौन सा टी भाई, अशुद्ध लंबे, यानी कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, क्या नाम दे सकता हूं, अशुद्ध लंबे। और देखो एक हो गया आपके पास में कौन सा भाई, दूसरा भी यही था, कौन सा भाई, अशुद्ध लंबे, और अशुद्ध लंबे में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब सुनो, अब देखो संकर पूर्वज संकरण है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पश्य संकरण, कौन सा संकरण भाई, पश्य संकरण। और दूसरा होता है भाई कौन सा, परीक्षण संकरण। कौन सा संकरण भाई, परीक्षण संकरण। अब देखो पश्य संकरण तो क्या होता है और परीक्षण संकरण क्या होता है। जब देखो F1PD है ना, इसके पौधों से प्रभावी लक्षण से, कौन से लक्षण से भाई, प्रभावी लक्षण कौन सा था, लंबापन था ना। तो प्रभावी लक्षण से जब संकरण करवाया जाए तो उसे तो क्या बोलेंगे अपन, पश्य संकरण। तो हम लिख सकते हैं जब F1PD के पौधों का जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण से संकरण करवाया जाए तो यह संकरण क्या कहलाता है भाई, पश्य संकरण कहलाता है। कौन सा संकरण कहलाता है, पश्य संकरण कहलाता है। अब देखिए परीक्षण संकरण, तो देखो परीक्षण संकरण जब F1PD के पादपों का संकरण है वो किससे भाई, अप्रभावी लक्षणों से करवा दिया जाए। कौन से लक्षणों से करवा दिया जाए भाई, अप्रभावी लक्षणों से करवा दिया जाए तो ऐसा संकरण क्या कहलाता है भाई, परीक्षण संकरण। तो लिखिए देखो जब F1PD के पौधों का जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण से संकरण करवाया जाए तो यह संकरण परीक्षण संकरण कहलाता है। कौन सा संकरण कहलाता है भाई, परीक्षण संकरण कहलाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में भाई, पश्य संकरण के बारे में। और फिर हम पढ़ने वाले किसके बारे में भाई, परीक्षण संकरण के बारे में। तो देखो डेफिनेशन हो गई। अब देखो परीक्षण संकरण, पश्य संकरण। तो देखो पश्य संकरण में कौन से पौधे लिए थे भाई, एक तो लिया था जनक पीढ़ी का कौन सा भाई, प्रभावी लक्षण। जनक पीढ़ी का कौन सा भाई, प्रभावी लक्षण। तो जनक पीढ़ी का प्रभावी लक्षण कौन था भाई, शुद्ध लंबा या लंबापन। तो शुद्ध लंबा। अब देखिए कौन सा लिया था, दूसरी तरफ लिया था F1PD। तो F1PD में कौन से आए थे पौधे, अशुद्ध लंबे। तो देखो इनके मध्य यदि इनको बोएंगे साथ में, जो जनक पीढ़ी थी उनके पौधों को और जो F1PD थी उन पौधों को, यदि उन बीजों को साथ में बोएंगे तो देखो सबसे पहले हो जाएगा भाई अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण, अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र है या जो युग्म विकल्पी है वो दो भागों में बट जाएंगे भाई। यहाँ भी कैपिटल टी और यहाँ भी कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी और यहाँ कौन सा टी भाई, स्मॉल टी। अब देखिए दोनों के बीच में हो गया भाई कौन सा, पर परागण या स्वपरागण। तो देखो टी और टी, तो कौन सा पौधा प्राप्त हुआ भाई, शुद्ध लंबा। अब देखिए यदि ये इससे अटैच होता तो पौधा कौन सा प्राप्त होता भाई, अशुद्ध लंबा। अब देखो ये यहां से प्राप्त होता है तो ये कौन सा होता है भाई, शुद्ध लंबा। और यहां देखिए यहां कौन सा पौधा प्राप्त होता है भाई, यदि ये इससे संकरित होता, इससे अटैच होता तो यहां प्राप्त हो जाता भाई अशुद्ध लंबा। तो देखिए कौन से संकरण द्वारा भाई, पश्य संकरण द्वारा दो पौधे तो ऐसे प्राप्त हुए जो कैसे है भाई, शुद्ध लंबे। और दो पौधे ऐसे प्राप्त हुए जो क्या है भाई,
अशुद्ध लंबे है। तो लिखेंगे लिखेंगे पौधे कैसे प्राप्त हुए भाई, शुद्ध लंबे व अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। अर्थात हम कह सकते हैं सभी पौधे कैसे हैं भाई, सभी पौधे लंबे। तो देखो मैं लिख सकता हूं कौन सा प्ररूप भाई, लक्षण प्ररूप। तो लक्षण प्ररूप अनुपात, तो ये तो हो जाएगा भाई 1:1, 1:1, या हम लिख सकते हैं 100% लंबे। सॉरी, लक्षण अनुपात में हम क्या लिख सकते हैं, 100% लंबे। अब देखो जीन प्ररूप अनुपात, जीन प्ररूप अनुपात, तो जीन प्ररूप अनुपात हो जाएगा 1:1। ठीक है, क्योंकि देखो एक तो शुद्ध लंबा है और शुद्ध बोना। निष्कर्ष इससे निकल सकता है, क्या निकल सकता है कि 50% शुद्ध लंबे प्राप्त हुए और 50% तो कैसे प्राप्त हुए भी, शुद्ध लंबे, और 50% कैसे प्राप्त हुए भाई, अशुद्ध लंबे। और यहाँ जो प्रभावी लक्षण है वो कौन सा है भाई, लंबापन। तो ये था अपना पश्य संकरण। अब देखिए कौन सा संकरण भाई, परीक्षण संकरण। कौन सा संकरण है, परीक्षण संकरण। तो देखो भाई परीक्षण संकरण, तो परीक्षण संकरण में हमने क्या किया भाई, एक तो ले लिया अप्रभावी लक्षण। तो क्या लिखेंगे, जनक पीढ़ी का कौन सा लक्षण भाई, अप्रभावी लक्षण। और अप्रभावी लक्षण कौन सा था भाई, शुद्ध बोना, शुद्ध बोना। और अब देखिए F1PD, तो F1PD में कौन से पौधे थे भाई, अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे। अब यहां देखिए अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण यहां भी स्मॉल टी और यहां भी स्मॉल टी, और यहां हो गया कैपिटल टी और यहां क्या हो गया भाई, स्मॉल टी। ये देखो इससे अटैच हो जाएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों ही स्मॉल टी, और ये इससे हो जाएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहां से हो जाएगा तो ये दोनों ही स्मॉल टी। देखो ये तो क्या है, शुद्ध बोना, ये भी क्या है, शुद्ध बोना। ये क्या है, अशुद्ध लंबा। कौन सा है, अशुद्ध लंबा। और ये क्या है भाई, अशुद्ध लंबा। तो यहां देखो यहां से, तो सबसे पहले तो लिखेंगे लक्षण प्ररूप अनुपात, लक्षण प्ररूप अनुपात। तो लक्षण प्ररूप अनुपात हो गया 1:1। जबकि अब देखो जीन प्ररूप अनुपात, जीन प्ररूप अनुपात, तो जीन प्ररूप अनुपात भी क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास में, 1:1। यहां से लिख सकते हैं 50% पौधे कैसे प्राप्त हुए भाई, लंबे प्राप्त हुए। वह 50% पौधे कैसे प्राप्त हुए भाई, बोने प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए भाई, बोने प्राप्त हुए। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला कि कहीं भी कोई भी लक्षण है वो लुप्त नहीं होता। एक पीढ़ी के लिए वो अप्रभावी जरूर रह सकता है लेकिन कहीं भी लुप्त नहीं होता है। अब देखिए एक अगली डेफिनेशन है अपनी, कौन सी, व्युत्क्रम संकरण। कौन सा संकरण भाई, व्युत्क्रम संकरण। तो देखिए व्युत्क्रम संकरण, तो ये क्या होता है, जैसे मान लो पहले ये जो डबल टी था इसको मैंने नर मान लिया, और जो स्मॉल डबल टी था इसको मैंने मादा मान लिया। अब अगली बार में इस मादा को तो नर मान लूंगा और इस नर को क्या मान लूंगा भाई, मादा मान लूंगा। तो ऐसे संकरण को क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम संकरण। क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम संकरण। तो लिख सकते हैं अपन, तो लिखेंगे यदि जनक पीढ़ी के नर को मादा व जनक पीढ़ी की मादा को क्रमशः व्युत्क्रम मानकर, कैसा मानकर भाई, व्युत्क्रम मानकर
यानी अर्थात अर्थात नर को मादा व मादा को नर मानकर संकरण करवाया जाए तो ऐसा संकरण व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। अब देखिए द्विसंकर संकरण। अब देखो हमने एक बात पढ़ा था, एकल संकरण संकरण और द्विसंकर संकरण। सबसे पहले देखिए एकल संकरण, एकल संकर संकरण। तो देखो एकल संकरण संकरण क्या है, तो वह संकरण है जिसमें केवल एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाया जाए, तो ऐसे संकरण को क्या बोलते हैं अपन, एकल संकरण। तो देखो लिख सकते हैं, यदि एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए लक्षणों की वंशागति का या लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाए तो ऐसा संकरण कौन सा संकरण कहलाता है भाई, एकल संकर संकरण कहलाता है। अब देखिए दो नियम जो हमने अभी तक पढ़े हैं, तो लिखेंगे मेंडल के कौन कौन से नियम भाई, प्रभाविता का नियम व पृथक्करण, या इसका दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, एकल संकर संकरण पर आधारित है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो नियम है वो एकल संकरण पर आधारित है और कौन सा नियम है वो द्विसंकरण पर आधारित है। तो ये जो दो नियम है, युग्मकों की शुद्धता का और प्रभाविता का नियम, ये दोनों नियम है वो किस पर आधारित है भाई, एकल संकर संकरण पर आधारित है। अब देखिए द्विसंकर संकरण। तो देखो यदि किसी पौधे या किसी जीव के दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्या करवाया जाए भाई, लक्षणों का अध्ययन किया जाए या संकरण करवाया जाए, तो ऐसे संकरण को क्या बोलते हैं अपन, द्विसंकर संकरण। तो देखो द्विसंकर संकरण, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, देखो जब किसी पौधे या सजीव के दो लक्षणों को का अध्ययन एक साथ किया जाए तो ऐसा संकरण कौन सा संकरण कहलाता है भाई, द्विसंकर संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण कहलाता है। अब देखो मेंडल का हम लिख सकते हैं, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम किस पर आधारित है भाई, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो देखिए भाई स्वतंत्र अपव्यूहन नियम क्या है, तो देखो हमने सबसे पहले ही पढ़ा है
भाई दो लक्षणों पर आधारित है ये, तो हम लिख सकते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। तो मेंडल ने देखो सबसे पहले तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इस नियम में मेंडल ने दो लक्षणों का संकरण एक साथ करवाया। अब मेंडल ने कौन से पौधे लिए भाई, एक तो लिए गोल और पीले, एक लिए भाई हरे और झुर्रीदार। अब देखो गोल जो लक्षण था इसको तो कैपिटल आर से, और जो पीला लक्षण था इसको कैपिटल वाई से, तथा जो हरे जो लक्षण था उसको तो स्मॉल वाई से, और जो झुर्रीदार था उसको तो किससे किया भाई, स्मॉल वाई से, और जो हरे थे उसको स्मॉल, झुर्रीदार को तो झुर्रीदार को तो स्मॉल आर से, और जो हरे थे उनको किससे प्रदर्शित किया भाई, स्मॉल वाई से प्रदर्शित किया। वही काम अपना तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो एक दोनों जो जीन है वो एक एक में टूट गए भाई। अब देखिए यहाँ आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब देखिए इनके मध्य हुआ भाई परागण, तो देखो यहाँ प्रभावी लक्षण कौन है भाई, गोल। अप्रभावी लक्षण कौन है भाई, झुर्रीदार। अब देखो प्रभावी लक्षण कौन है भाई, पीला, और देखो जो अप्रभावी लक्षण है वो कौन है भाई, हरा। तो देखिए अब दूसरा, ये इससे यदि संकरित होता तो भी ये ऐसा ही प्राप्त होता भाई। अब देखो यदि ये इससे संकरित होता है तो आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर इससे संकरित होता है तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब देखिए F1PD, तो F1PD में सारे लक्षण सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, गोल और पीले। तो लिखेंगे इस नियम में F1PD में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए भाई, लिखेंगे गोल व पीले प्राप्त हुए। अगली क्या बात लिख सकते हैं, यहां गोल कौन सा पॉइंट है भाई, प्रभावी लक्षण है। कौन सा लक्षण है, प्रभावी लक्षण। दूसरा एक और है, कौन सा भाई, पीला लक्षण है, ये भी कौन सा लक्षण है भाई, प्रभावी लक्षण। तथा एक तीसरा लक्षण है कौन सा भाई, झुर्रीदार। तो झुर्रीदार कौन सा लक्षण है भाई, अप्रभावी लक्षण। और एक और लक्षण था, देखो दो लक्षण थे, एक कौन सा था, झुर्रीदार, और कौन सा हो गया फिर हरा, ये भी कौन सा लक्षण है भाई, अप्रभावी लक्षण है। तो देखो यहां गोल और पीला तो कौन सा लक्षण है भाई, प्रभावी, झुर्रीदार और हरा कौन सा लक्षण है भाई, अप्रभावी। अब देखिए F1 से F2PD प्राप्त करना, किससे भाई, F1 से F2। तो देखो F1 से F2PD प्राप्त करना, तो देखिए F1 से F2PD प्राप्त करेंगे। तो देखो एक तो कौन सा था भाई, गोल और पीला, दूसरा हो गया भाई गोल और क्या हो गया भाई, हरा, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, देखो झुर्रीदार और पीला, और एक हो जाएगा झुर्रीदार और हरा। ठीक इसी प्रकार गोल और पीला, फिर कौन सा हो गया है भाई, गोल और हरा, और फिर कौन सा हो जाएगा, झुर्रीदार और पीला, और फिर कौन सा हो जाएगा भाई, झुर्रीदार और हरा। इनके मध्य देखो संकरण करवाया, तो इनके मध्य संकरण करवाएंगे तो हमें किस तरीके से पौधे प्राप्त होने वाले हैं ये देखने वाले हैं हम। देखो सबसे पहली बात यहां लिख दूंगा मैं, संकरण। अब देखो ये देखो गोल, ये गोल, यहां से दूसरा लक्षण वाई, और ये वाई कौन सा है भाई, गोल और कैसा है भाई, पीला है।
अब देखिए ये इससे यदि संकरण करेगा तो गोल, फिर यहां से भी लक्षण कौन सा आ रहा है, गोल। ये कौन सा आ रहा है, पीला, और ये भी कौन, ये यहां से देखो कौन सा आ गया, ये लेकिन अप्रभावी लक्षण है, लेकिन इसे बोलेंगे क्या, गोल और पीला। अब देखिए यहां से कौन सा आया भाई, गोल, फिर देखो यहां से कौन सा आ गया, आर, स्मॉल आर, यहां से क्या हो गया, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये भी कौन से हो गए भाई, गोल और पीले पौधे। यहां से देखिए प्रभावी लक्षण गोल, अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार, प्रभावी लक्षण पीला, अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार, कौन सा हो गया भाई, गोल और पीला। अब देखिए यहां से देखो दोनों लक्षण गोल है भाई, ये और ये संकरित होते हैं, तो जबकि देखो ये पीला और ये कौन सा आ गया भाई, हरा। तो अब लिखेंगे देखो गोल और पीला। अब देखो इससे देखो दोनों ही लक्षण है गोल, और ये क्या हो गया भाई, दोनों ही देखो स्मॉल वाई है तो हरे, तो यहां क्या लिख सकते हैं, गोल और हरे। अब देखिए यहां से गोल, फिर देखो ये क्या है भाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ये भी कैसा है भाई, गोल, और कैसा है भाई, पीला। अब देखिए ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों ही वाई कैसे है भाई, स्मॉल है, तो कैसे हैं, गोल तो है ही है, और कैसे हैं भाई, हरे हैं। अब देखिए यहां से कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैसा है भाई, गोल, और कैसा है भाई, पीला। अब देखो यहां से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैसा है भाई, गोल है, पीला। अब देखिए यहां देखो दोनों ही आर क्या है भाई, स्मॉल है, दोनों ही वाई कैसे हैं भाई, कैपिटल है, तो लक्षण ये तो कौन सा हो गया, झुर्रीदार, और ये कौन सा हो गया भाई, पीला। अब देखिए यहां से देखो दोनों ही वाई, दोनों ही आर क्या है भाई, स्मॉल, लेकिन दोनों वाई है वो क्या है भाई, कैपिटल, तो ये भी कौन सा हो गया भाई, झुर्रीदार, और कैसा है भाई, पीला। अब देखिए यहां से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, क्या हो गया, गोल और पीले। यहां से देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, गोल और हरे। फिर यहां से देखिए देखो दोनों ही आर तो क्या है भाई, स्मॉल, और एक वाई क्या है भाई, कैपिटल, एक वाई क्या है भाई, स्मॉल, तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, ये देखो झुर्रीदार, और कौन सा है भाई, पीला। अब देखिए दोनों ही आर क्या है भाई, स्मॉल, दोनों ही वाई कैसे है भाई, स्मॉल, तो ये कौन सा है, झुर्रीदार, और कैसा है भाई, हरा, झुर्रीदार और कैसा है, हरा। अब देखिए अब यहाँ चार प्रकार के पौधे हो सकते हैं, एक तो गोल पीला, एक और कौन सा हो सकता है भाई, झुर्रीदार और पीला, एक कौन सा हो सकता है भाई, गोल पीला, एक और कौन सा हो सकता है भाई, झुर्रीदार हरा। देखो गोल हरा, और फिर कौन सा हो सकता है, झुर्रीदार और हरा। अब देखिए यहां देखो भाई, गोल पीले एक, गोल पीले दो, तीन, चार, देखो पांच, छ, सात। अब देखिए एक ये रहा गोल पीला, आठ, और देखो एक और कहां है गोल पीला, ये रहा, नौ। तो 9 पौधे तो कैसे प्राप्त हुए भाई, गोल पीले। अब देखिए झुर्रीदार और पीला, तो देखो झुर्रीदार और पीला, एक ये रहा देखो झुर्रीदार और पीला, एक ये रहा देखो झुर्रीदार और पीला, और एक और देखो भाई झुर्रीदार और पीला कहां रह गया, तो देखो झुर्रीदार और पीला ये रहा, तो ये 3 पौधे हैं, देखो ये तीनों यही रहे पास में, ये कैसे हैं भाई, झुर्रीदार और कैसे हैं भाई, पीले। अब देखिए ये कौन सा है भाई, गोल हरा, तो देखो ये रहा एक तो गोल हरा, एक ये रहा भाई गोल हरा, और एक देखो ये रहा भाई गोल हरा, तो यहां से गोल हरे पौधे कितने हो गए भाई, 3, और एक ये बच गया झुर्रीदार और हरा, तो ये पौधा कितना हो गया भाई, 1। अतः मैं लिख सकता हूं यहाँ कौन सा पर अनुपात भाई, लक्षण पर रूप, तो लक्षण पर रूप हो जाएगा भाई 9:3:3:1। अब देखिए ये है अपने स्वतंत्र अपव्यूहन नियम।
अब देखो इसका जीन पररूप अनुपात, तो ये होता है 122, 412, 121। तो देखो इसका जीन पररूप अनुपात देखते हैं। देखो जीन पररूप अनुपात ये होता है भाई, देखो एक 1:2:2, 4:1:2:1, 122, 412 और फिर 121। तो देखो यहां हो जाएगा 1:।